हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी दुनिया। आइए सुनते हैं सुधा अरोड़ा जी की लिखी कहानी एक औरत 3/4। एक 20 बरस पुराना घर था। वहाँ 40 बरस पुरानी एक औरत थी। उसके चेहरे पर घर जितनी ही पुरानी लकीरें थीं। तब वो एक खूबसूरत घर हुआ करता था। घर के कोने में हरे भरे पौधे और पीतल के नक्काशीदार कलश थे। एक कोने की तिकोनी मेज पर ताजे अखबार और पत्रिकाएं थीं। दूसरी ओर नटराज की कलात्मक मूर्ति थी। कॉर्निस पर रखी हुई आधुनिक फ्रेमों में जड़ी विदेशी पृष्ठभूमि में एक स्वस्थ संतुष्ट दंपति के बीच एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। उसके बगल में सफ़ेद रुई से बालों वाले झबरेले कुत्ते के साथ एक गोल मटोल बच्चे की लैमिनेटेड तस्वीर थी। घर के साहब और बच्चों की अनुपस्थिति में भी उनका जहाँ तहाँ फैला सामान साहब की बाकायदा उपस्थिति की कहानी कहता था। उस फैलाव को समेटती और उस घर को घर बनाती हुई यहाँ से वहाँ घूमती एक खूबसूरत औरत थी। आखिरी उंगली पर डस्टर लपेटे हर ओने कोने की धूल साफ करती हुई, हर चीज़ को करीने से रखती हुई, लजीज खाने को धनिए की हरी हरी कटी हुई पत्तियों से सजाकर तरह तरह के आकारों वाले खूबसूरत बर्तनों में परोसती हुई, और फिर रात को सबके चेहरे की तृप्त मुस्कान को अपने चेहरे पर लिहाफ की तरह ओढ़कर सोती हुई। इसी दिनचर्या में से समय निकालकर वो औरत बाहर भी जाती, बच्चों की किताबें लेने, साहब की पसंद की सब्जियां लेने, घर को घर बनाए रखने का सामान लेने। हर महीने की एक निश्चित तारीख को वो अपनी हम उम्र सखी सहेलियों के घर चाय पार्टी में भी हिस्सा लेती, पर हर बार घर से बाहर निकलते समय वो अपना एक हिस्सा घर में ही छोड़ आती। वो हिस्सा घर के सेफ्टी अलार्म जैसा था, जिसका एक तार उस औरत से जुड़ा था। अचानक बाजार में खरीदारी करते हुए या सहेली के घर नाश्ते की प्लेट हाथ में पकड़े हुए अचानक उस 3/4 औरत का तार खनखनाने लगता। वो घड़ी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगती और अपने छूटे हुए हिस्से से मिलने को बेचैन हो उठती। घर की दहलीज के भीतर पांव रखते ही दोनों हिस्से जब चुंबकीय आकर्षण से एक दूसरे से मिल जाते तो वो राहत की लंबी सांस लेती। स्कूल से लौटते अपने बच्चों को दोनों बाहों में भर लेती और बच्चों के साथ साहब का इंतज़ार करने लगती। बच्चों की आंखों में अपनी मासूम मांग के पूरे होने की चमक होती कि माँ दिन भर कहीं भी रहे, पर उनके स्कूल से लौटने से पहले उन्हें घर में उनके पसंदीदा नाश्ते के साथ माँ हाजिर मिलनी चाहिए। यही हिदायत साहब की भी थी। इन हिदायतों और फरमाइशों की सुनहरी चकाचौंध में उसने इस बदलाव पर भी गौर नहीं किया कि उसके दोनों हिस्सों की फांक में खाई बढ़ती जा रही है। घर में छूट जाने वाला 1/4 हिस्सा धीरे धीरे फैलता गया और उसने 3/4 हिस्से को अपनी ओर खींच लिया। अब वो बाहर जाती तो 1/4 हिस्सा भी उसके साथ जाता, जिसे देखकर सखी सहेलियां, नाते रिश्तेदार उसे आसानी से नज़रअंदाज कर देते। बाहर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा वो घर लौट आती तो देखती कि दूसरा हिस्सा नदारत है। दरअसल उस हिस्से का चुंबकीय आकर्षण भोथरा हो गया था। वो पूरे घर में उसे ढूंढती फिरती। बच्चे, जो अब बच्चे नहीं रहे थे, हंसकर पूछते, क्या खो गया है मैम, हम मदद करें? नहीं, मैं खुद देख लूँगी, वो अपनी झेप मिटाती सी कहती। यहाँ इस कमरे में तो नहीं है ना? प्लीज़। बच्चे बड़ों की मुद्रा में समझा देते कि उन्हें अपना काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। वो कमरे से बाहर आ जाती और बदहवास सी बैठक के कोने में पड़े फूलदान से टकरा जाती, जहाँ प्लास्टिक के खूबसूरत फूलों के बीच उसका वो हिस्सा इस कदर ढीला पड़ा होता कि पहली नज़र में तो वो दिखाई ही नहीं देता, फिर पहचान में भी नहीं आता कि ये वही है जो पहले दहलीज पर पांव धरते ही उससे उमक कर आ जुड़ता था। अब वो सेफ्टी अलार्म की तरह वक्त पर खनखनाता भी नहीं है। बिना सिग्नल के भी वो वक्त पर लौट ही आती।
आने के बाद उसके वक्त का एक बड़ा हिस्सा उसे घर के कोने कोने में तलाशते हुए बीतता। वो बार बार भूल जाती कि घर से निकलते वक्त उसे कहाँ छोड़ा था। कभी वो देखती कि लॉन में पानी डालते हुए वो उसे वहीं छोड़ आई थी और वो उसे गेंदे की क्यारी के किनारे लगी ईंटों की तिकोनी बाड़ पर लुढ़का हुआ मिलता। कभी वो देखती कि दरवाजे के साथ लगे साइन बोर्ड के पास ही जूतों के बीच वो धूल मिट्टी से सना पड़ा है। वो उसे हाथ बढ़ाकर सहारा देती, उसकी धूल मिट्टी झाड़ती और धो पोंछ कर सबकी नज़रों से बचाते हुए दुपट्टे में छिपाकर अपने साथ लिए चलती। कभी कभी बच्चे जो अब बड़े हो गए थे आते जाते पूछ भी लेते, ये तुमने पल्लू में क्या छिपा रखा है? कहाँ, कुछ भी तो नहीं। वो कुछ और सतर्कता से उसे ढक लेती, इस उम्मीद में कि उनके अगले सवाल पर वो खुद उसे उधार कर दिखा देगी और उनसे इस हिस्से के बारे में सलाह मशविरा करेगी। पर बच्चे अपनी बड़ी व्यस्तताओं में इतने मुतमईन होते हैं कि उसके कुछ कहने से पहले ही फ़ौरन आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, समथिंग पर्सनल? ओके, कैरी ऑन मॉम। वो घर की हालत देखती और दुखी होती। लकड़ी के फर्नीचर की वार्निश बेरौनक हो गई थी। घर के अंदर के पौधे धूप और हवा के बिना मुरझाने लगे थे। बैठक के सोफ़ों और कुर्सियों की गद्दियों की सीवनें उधड़ने लगी थीं। दरवाज़ों और खिड़कियों के कांच पारदर्शी नहीं रह गए थे। बैठक के ऊपर बेडरूम को जाती सीढ़ियों की रेलिंग के हत्थे और कोनों में धूल की बेशुमार तहें थीं। फ्रेम में जड़ी तस्वीरों के रंग फीके पड़ गए थे। पूरे घर पर जैसे धुंधले से आवरण की चादर फैली थी और इन सब के बीच बार बार गुम होता, उसके सम को बिगाड़ता वो 3/4 हिस्सा उसे अस्त व्यस्त कर रहा था। अब वो उसे साथ लिए साहब का इंतज़ार करती कि शायद साहब उसके इस बेडौल अनुपात के बारे में पूछता। करें, पर साहब ठीक खाने के वक्त पर बिना इत्तला किए 2-4 मेहमानों को साथ लिए लौटते या बाहर किसी होटल से खाना खाकर देर से लौटते और लौटने के बाद भी वहाँ ही होते जहाँ से लौटे थे। पलकों पर नींद के हावी होने तक साहब बाईं ओर झुके झुके फ़ोन पर बातें करते रहते या गावत किए पर बाईं टेक लगा किसी फाइल में सिर गड़ाकर पड़े रहते। ऐसी एकाग्रता से उनका ध्यान खींचना किसी खतरे की घंटी जैसा था, जिसे बजाने से उस खाई के फट जाने का डर था जिसे लेकर वो चिंतित थी। सबके सोने के बाद और अपने सोने से पहले वो अपने पल्लू में छिपे उस मांस के लोथड़े से बड़े ढीले हिस्से को धीमे से थपकाकर सुला देती और फिर खुद सो जाती। पर सुबह जब उठती तो देखती कि उसके उठने से पहले ही वो हिस्सा जागकर साहब के पैताने पड़ा सबके उठने का इंतज़ार कर रहा है और रात भर के उनींदे से उसकी सांसें कुछ शिथिल हैं। उन सांसों का शिथिल होना उसमें सुबह सुबह ही ऐसी बेचैनी भर देता कि उसका मन होता उस ढीले बीमार लोथ को वहीं अपने हाल पर छोड़कर अपना बचा खुचा सही सलामत 3/4 हिस्सा लेकर ही इस मटमैले घर से हमेशा के लिए पलायन कर जाए। वो इस बारे में गंभीरता से सोच ही रही थी कि एक हादसा हो गया। एक सुबह साहब सोकर तो उठे पर उठ नहीं पाए। वो अभी सो ही रही थी। जगी तो देखा साहब के पैताने खड़ा उसका वो हिस्सा अपना पूरा जोर लगाकर साहब को बिस्तर से उठ बैठने में मदद कर रहा है। वो आंखें फाड़े देखती रह गई। वो जो उस पर पूरी तरह निर्भर था, जो उसके सहारे के बिना लुंज पुंज जहाँ का तहाँ पड़ा रहता था, बिना उसकी इजाज़त लिए आज इस कदर जागृत, चौकन्ना और क्रियाशील दिखाई दे रहा था। पर उस हिस्से की सारी मेहनत और तरकीब बेकार गई। साहब फिर कटे हुए पेड़ की तरह ढह गए और कराहने लगे। उसने फ़ौरन डॉक्टर हकीम बुलाए। डॉक्टर ने मुआयना किया और बताया कि साहब की गर्दन के पीठ की शिराओं में संकुचन हो गया है और ऐसा बरसों से साहब के एक ही ओर झुके रहने के कारण हुआ है। साहब कार में बैठते तो एक ओर झुककर अखबार पढ़ते,
चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे फ़ोन पर बतियाते तो एक ओर झुककर, दाहिने हाथ से खाना खाते तो जैसे बाईं ओर बैठे किसी दूसरे के मुंह में निवाला डाल रहे हैं। साहब का शरीर जो बाईं ओर को टेढ़ा हुआ कि सीधा होने का नाम ही ना ले। यहाँ तक कि जब वो चलने को भी पीसा की मीनार की तरह उनका एक ओर को झुकाव दूर से ही देखा जा सकता था। अब जबकि वो सीधा होना चाहते थे तो रीढ़ की हड्डी ने जवाब दे ही दिया था। उसकी लोच खत्म हो गई थी और वो धातु की तरह सख्त और एकजोड़ थी। जरा सा हिलना डुलना उनके लिए असहाय था और उस ओर हल्के से दबाव से भी हड्डी में तरेड़ आने की संभावना थी। 50 दवाइयाँ, इंजेक्शन, ट्रैक्शन, डायाधर्मी यानी कि हर संभव इलाज किया गया, पर साहब की कराहों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए। डॉक्टर ने ऐलान कर दिया कि ये मर्ज लाइलाज है और वो पहले की तरह अब कभी दफ्तर नहीं जा पाएंगे। उनकी शिराओं को मुलायम करने के लिए व्यायाम करवाए जाने लगे। वो साहब के लिए दूध, सूप या फलों का रस लेकर आती तो देखती उसका वो 3/4 हिस्सा पहले से उन्हें व्यायाम कराने और तीमारदारी में जुटा है। आखिरकार दोनों की मेहनत रंग लाई। साहब बिस्तर से खुद उठकर बैठने लगे, खुद चलकर गूसल खाने जाने लगे। दफ्तर से फाइलें घर पर आने लगीं और साहब ने घर पर ही दफ्तर खोल लिया। डॉक्टर ने देखा तो उन्हें धीरे धीरे चलने की हिदायत दे दी। उनके लिए एक ख़ास किस्म की छड़ी बनवाई गई जिसे एडजस्ट कर छोटा बड़ा किया जा सकता था। वो छड़ी उनके दाएं हाथ में थमा दी गई, पर साहब का बायां हिस्सा इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसे भी सहारे की ज़रूरत थी। उस हिस्से के लिए लकड़ी का मेटल की मजबूत छड़ी कारगर नहीं थी। उस हिस्से के लिए एक ऐसी छड़ी की दरकार थी जो साहब के बाएं हिस्से के अनुरूप अपने को हर माप के सांचे में ढाल सके। इसके लिए उस 3/4 मांस के लोथड़े से ज़्यादा लचीला और क्या हो सकता था। साहब को बड़ा, छोटा, ऊंचा नीचा जैसे सहारा चाहिए था। वो पलक झपकते अपने को उस आकार में ढाल लेता। उसने देखा साहब की तबीयत में सुधार होने के साथ साथ उसका वो 3/4 हिस्सा भी सेहतमंद हो रहा था। अब रात भर साहब के पैताने जागने के बावजूद उसकी सांसों में शिथिलता नहीं रही थी। अब उसे ढूंढना नहीं पड़ता था। बाकी की ज़िंदगी के लिए साहब के बगल में उसकी जगह सुनिश्चित हो चुकी थी। ये थी सुधा अरोड़ा जी की लिखी कहानी एक औरत 3/4। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।